ह्यूमन हेल्थ। तो इसमें हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहला तो ये रहेगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन हेल्थ क्या है, पहला कंसेप्ट ये होगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये होगा, मैं यहां लिख दूं, इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ओके, यानी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। और थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन डिजीज, यानी बेसिकली जो कॉमन ह्यूमन डिजीज है वो हम लोग जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक से। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो एज यू नो, आप जानते हैं कि हेल्थ की जब कोई बात आती है तो प्राचीन काल से या एंशिएंट टाइम से अगर बात हम करें तो प्राचीन काल में ही अगर हम लोग करें तो हेल्थ को लेकर अलग अलग ब्रीफ या अलग अलग अवधारणाएं बनाई जाती थी। तो उन्हीं में अवधारणाओं की बात हम करें, उनमें माना जाता है कि हेल्थ की जब कोई डिस्कशन होता है तो उसका अभिप्राय मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति में रोग की उपस्थिति नहीं है, यानी कोई अनुपस्थिति, रोग की अनुपस्थिति है, या कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से हट्टा करता है, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन ये सही मायने में एक प्रकार से जो ह्यूमन हेल्थ है यानी मानव स्वास्थ्य है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता। क्योंकि हेल्थ की जब भी कोई बात आती है तो हम उसको लेकर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में लैक ऑफ डिजीज है या फिजिकल रूप से वो फिट है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो व्यक्ति एक कंप्लीट स्वस्थ है, यानी वो ह्यूमन हेल्थ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम लोग आयुर्वेद की बात हम करें, अलग अलग टेक्निक्स की बात हम करते हैं, तो आयुर्वेद में ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, यानी अगर हम कह सकते हैं कफ, यानी कफ, एयर और पित्त, यानी ये तीन तत्व हैं जिनमें से अगर बात हम कर रहे हैं, एक तो एयर, एक है कफ और एक है बाइल। इसको आप कंफर्म कर लें, यानी एयर यानी वात, कफ और पित्त, ये हमारे तीन ऐसे तत्व हैं कि यदि ये संतुलित अवस्था में है, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, संक्रमण नहीं है, किसी प्रकार से इनके संगठन में या इनमें कोई सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन नहीं है, तो वो व्यक्ति कंप्लीट स्वस्थ है। ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हेल्थ को लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्लीटली अगर किसी व्यक्ति में लैक ऑफ, यानी उसमें डिजीज की अनुपस्थिति है, यानी रोग की अनुपस्थिति, यानी उसमें रोग नहीं है, एक उसका वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो ये शारीरिक एक प्रकार कह सकते हैं कि इस मानव हेल्थ का एक फिजिकल रूप से अगर बात हम करें तो वो एक कंप्लीट हेल्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इनको सभी को सही मायने में एक्सप्लेन करने के लिए WHO ने, यानी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ को डेफिनेट किया, या कैसे डेफिनेशन उसकी दी कि अगर कोई व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति के मानव स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करने के लिए WHO ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रूप से अगर स्वस्थ है, यानी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में या हेल्थ में, ह्यूमन हेल्थ में तीन प्रकार के हेल्थ को इंक्लूड किया गया कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकल यानी मानसिक रूप से, मेंटल है और सोशल प्रकार से अगर स्वस्थ है, तो इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति कंप्लीट हेल्दी है। और ये भी मानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से यूं कह सकते हैं फिट होगा, उसके शरीर में किसी प्रकार को डिजीज नहीं होगी, या उसके शरीर के सभी जो अंग होंगे या सभी जो तंत्र है उनका कोऑर्डिनेशन, आपस में जो समन्वय होता है आंतरिक वातावरण का और बाह्य वातावरण के साथ अगर समस्थापन है या होम्योस्टेसिस है, तो व्यक्ति फिजिकल रूप से स्वस्थ है। मेंटल का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, यानी उसके सोचने, समझने, यानी तर्क करने की क्षमता, याददाश्त है, बोलने का, चलने का, यानी मेंटल रूप से, मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं है, तनाव नहीं है, वो कंप्लीट रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो व्यक्ति मेंटल हेल्थ, यानी वो कंडीशन उसकी मेंटल हेल्थ को बताती है। सोशल का तात्पर्य ये है, यानी WHO ने ह्यूमन हेल्थ को तीन प्रकार से डिवाइड किया, या यूं कह सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के
तीन कंटेंट होते हैं या तीन भाग होते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अब सोशल कहता है कि मानव एक सोशल एनिमल है, तो जानते सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति समाज के सभी व्यक्तियों के साथ, छोटे बड़े या समाज की जो व्यक्ति जहां वो काम करता है, जहां वो रहता है, परिवार में, पड़ोस में, अपने राज्य में, जहां भी रहता है, अगर सभी के साथ उसका तालमेल ठीक है, सभी के साथ वो साझेदारी बनाकर जीवन यापन करता है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कंप्लीट रूप से स्वस्थ है। तो एक ह्यूमन हेल्थ में हम कंप्लीट रूप से तीनों कंडीशन को देखते हैं। और अगर कोई व्यक्ति फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रूप से अगर बिल्कुल फिट होगा, तो वो उस व्यक्ति की काम करने की क्षमता बढ़ेगी। इसको आप ध्यान दें, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके काम कर पाएगा, क्योंकि उसकी काम करने एफिशिएंसी जो बढ़ेगी। साथ ही अगर वो प्रॉपर पूरा काम करेगा तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की इकोनॉमिकल कंडीशन, यानी जो आर्थिक स्थिति जो होगी वो भी सुदृढ़ होगी, और उसके साथ साथ पूरे समाज की, क्योंकि हम जान सकते हैं कि हमारे पूरे समाज में, यानी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है कि उस देश के अंदर जो युवा वर्ग यानी हेल्थी लोग कितने हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा हेल्थी होगा वो कंप्लीट रूप से यानी यथासंभव अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से ढंग से कर पाएगा, और जितना किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता ज्यादा होगी उतना ही उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर स्वस्थ है, तो ये सभी प्रकार कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कंप्लीट हेल्थी है, यानी प्रकार से संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये चारों फायदा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब बात आती है कि WHO ने तो इसकी परिभाषा बता दी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है, तो वो व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य का यानी संपूर्ण हेल्थ का परिचय होगा। और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर व्यक्ति संपूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से भी, मेंटल और सोशल रूप से, तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, और साथ ही उसका यूं कह सकते हैं कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी। ये भी ध्यान दें, उम्र बढ़ेगी क्योंकि उसका जीवन जीने का जो तरीका वो भी अच्छा होगा, उम्र बढ़ेगी। और साथ ही इससे क्या होगा कि व्यक्ति की लाइफ स्पान तो बढ़ेगी, साथ ही सबसे बड़ी बात होगी कि व्यक्ति का या मानव का जो जीवन स्तर है वो भी कैसा होगा, मजबूत होगा। तो मानव का जीवन कैसा है, उसकी जीवन यापन करने का तरीका क्या है, ये सभी कारक ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो मानव हेल्थ को हमने डिफाइन कर लिया कि ह्यूमन हेल्थ को क्या हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आपके अपेक्षा करता हूं समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति यानी काम करने की क्षमता, अगर वो व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है, तो मैंने तीनों प्रकार के हेल्थ बता दिया कि व्हाट इज मीन ऑफ द फिजिकल हेल्थ। तो शारीरिक हेल्थ का तात्पर्य क्या होता है, सोशल हेल्थ का मीन क्या होता है, और एक मेंटल यानी मानसिक। और मानसिक एक वो सर डिजीज है, ये मानसिक वो हेल्थ है जो किसी व्यक्ति में नजर नहीं आती। तो कोई व्यक्ति का सबसे बड़ी बात है उसका एक्सप्रेस करने का तरीका, बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग है, या उसका क्यूरीज है, या उसका तर्क करने का नजरिया है, या डिबेट कर हम लोग कह सकते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ये सभी जो कंडीशंस होती हैं वो किसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ को डिफाइन कर दिया, और इसको लेकर हमने एक वीडियो पहले बना भी रखा है, तो आप समझ में आ रहा होगा। अब बात हम करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ह्यूमन डिजीज, यानी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो सर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर बात हम करें तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग ये मेनली 3 को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सबसे मेन जो इफेक्ट है वो सर सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है जेनेटिक, यानी हेरिडिटी भी कह सकते हैं, आनुवंशिक कह सकते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी फैक्टर या जेनेटिक भी कह सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर। सेकंड नंबर पर आते हैं संक्रमण यानी इन्फेक्शन, यानी किसी भी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु आदि का इन्फेक्शन होना। और थर्ड नंबर पर आता है लाइफ स्टाइल यानी व्यक्ति की जीवन शैली। एक बार मैं आराम से डिफाइन कर दूं कि मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो 3 हैं। अब हम जानते हैं जेनेटिक फैक्टर्स का अर्थ है कि सीधा तात्पर्य होता है वे कारक
जो किसी व्यक्ति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यू कैन से वन फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन में जो ट्रांसफॉर्म होते हैं या वन एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। ऐसे फैक्टर्स को लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स। और हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स है 46 क्रोमोसोम्स हैं और 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स की बात हम कर सकते हैं। ये ह्यूमन का कैरियोटाइप है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो ह्यूमन में जो गुणसूत्र और जो जीन है, गुणसूत्र, जीन और डीएनए, ये तीनों वो फैक्टर्स हैं जो किसी व्यक्ति के हेल्थ को सीधा सीधा डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में गुणसूत्र, जीन और डीएनए एक सामान्य तरीके से नहीं होंगे, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की घनत्व, गुणसूत्रों की भुजा अनुपात या उनमें जीनों की संख्या, जीनों की स्थिति, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जितने भी जो लक्षण या जितने फीचर्स हम लोग देखते हैं या विजुअल जो फीचर्स हम देखते हैं, विजुअल या अनविजुअल, वो सभी के सभी फैक्टर्स जीन के द्वारा एक्चुअली में एक्सप्लेन किए जाते हैं। क्योंकि जीन हेरिडिटी की, आनुवंशिकता की इकाई होती है, डीएनए आनुवंशिक मटेरियल होता है और क्रोमोसोम जेनेटिकल वेक्टर है। ये तीनों चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो किसी व्यक्ति के हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर अगर है तो वो सर हेरिडिटी या जेनेटिक्स फैक्टर्स है। अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों कारक अगर सामान्य है तो वो व्यक्ति कंप्लीट रूप से कह सकते हैं वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से क्या होगा, फिट होगा। और अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होगा तो डेफिनेटली उसका सामाजिक हेल्थ जो होगा, स्वास्थ्य होगा, वो भी क्या होगा, प्रॉपर होगा। और अगर ये तीनों सही होंगे तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी क्या होगी, प्रॉपर होगी। क्योंकि मैंने तीनों चीज बताई है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ होगा तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। और काम करने की क्षमता अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी या उत्पादन करने की जो क्षमता होगी, चाहे वो किसी फील्ड में हो, एग्रीकल्चर में हो, टीचिंग फील्ड के अंदर हो, आईटी फील्ड में हो, किसी फील्ड में तो कोई व्यक्ति होगा तो वो अगर कंप्लीट रूप से हेल्थ होगा तो वो वर्क भी क्या करेगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। जितना ज्यादा वर्क करेगा तो सर अब सीधी बात है उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशंस होगी वो भी क्या होगी, बेहतर होगी। ये तीनों चीजें, चारों चीजें बता दी। तो पहला फैक्टर ये। और इन फैक्टर होने वाले डिजीज को बोलते हैं आनुवंशिक डिजीज या इनबोर्न डिजीज बोलते हैं, जन्मजात भी बोल सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे डिजीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी सम कैरेक्टर्स या सम डिजीज यू कह सकते हैं, अगर बात हम करें ट्रांसमिटेड भी कह सकते हैं, जो जाते हैं जो वन टू अनदर जनरेशन में सर्वाइव करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम जेनेटिकल बोलते हैं। तो डिजीज भी क्या होती है सर, डिजीज एक्चुअल में क्या चीज है, अबनॉर्मल कैरेक्टर होते हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाती है। लाइक थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस की बात हम लोग, फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात हम लोग पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये कुछ ऐसे डिजीज है जो एक पीढ़ी से अनदर पीढ़ी में, सेकंड या नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये पहला फैक्टर है। सेकंड फैक्टर कौन सा है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बाह्य रोगजनक, अब रोगजनक क्या हो सकता है सर, वे कारक या कॉमन सी बात है कि जो रोगजनक उन्हें कहते हैं वे सूक्ष्म जीवाणु या रोगाणु जो मानव शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में उसके शरीर की उपापचय क्रियाओं को या अंगों की क्रियाओं को प्रभावित करके सामान्य क्रियाओं को असामान्य बदलते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं, संक्रमण। तो जब किसी मानव शरीर के अंदर जब किसी बाह्य रोगजनक का, जैसे पूरा विश्व इसमें पैंडेमिक डिजीज कोरोना से लड़ रहा है, तो कोरोना अपने में कौन है, एक पैथोजन है। ओके सर, कोरोना की बात हम वायरस है, तो जो जीवाणु है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथेस होते हैं और कुछ फंगस, ये ह्यूमन बॉडी में जो एंटर कर जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। तो पेनिट्रेट करने के बाद में ये मानव शरीर के किसी अंग विशेष या मानव शरीर के शरीर में होने वाली क्रियाएं जो होती है, सामान्य क्रियाओं को ये अबनॉर्मल बदलते हैं। और सामान्य क्रियाओं का असामान्य होना ही क्या कहलाता है, डिजीज, जो मैं आपको पहले बता दिया। तो इन्फेक्शन भी मानव शरीर के को प्रभावित करना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारक। थर्ड कारक लाइफ स्टाइल। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, आज वर्तमान समय में ह्यूमन हेल्थ का सबसे बड़ा इश्यू अगर कोई है तो लाइफ स्टाइल है। अगर हम बात कर सकते हैं कि लाइफ स्टाइल करते हैं व्यक्ति के जीने का तरीका, तो व्यक्ति के लाइफ स्टाइल का मीन हो गया कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अगर खराब है, जैसे अगर उसके खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, खाना जो खाने की चीजों को चूज करता है, आजकल हम लोग हेल्थी चीजों को कम खा रहे हैं, ज्यादा फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, ऑयली चीजों को हम खाते हैं, तो ऐसी चीजों को हम लोग कर रहे हैं। या
खाने का समय प्रॉपर नहीं होना, या लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी जीवन के अंदर एक्सरसाइज या व्यायाम का या योगा का ना होना, गलत चीजों को अपनाना, ज्यादा तनाव में रहना, वर्क का लोड लेना, या फिर डिप्रेशन में रहना। तो ये कई चीजें हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल को सबसे ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो व्यक्ति का लाइफ स्टाइल अगर खराब होगा, जो मैंने आपको तीन अभी तो कुछ बातें मैंने एक्सप्लेन की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति का जो गेट अप जो टाइम यानी उठने का समय से लेकर आपको सोने तक का जो समय होता है वो कंप्लीट लाइफ स्टाइल होती है। वो कितने समय तक सो रहा है, वो ज्यादा सोता है क्या, वो कम सो रहा है क्या, वो डिप्रेस में है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खाने की जो चीज हम लोग खाते हैं, स्पेशली हमारा जो फूड होता है जिसे हम लोग आहार बोलते हैं, उसको लेने का तरीका, साथ ही समय पर खाना नहीं खाना, और साथ ही व्यायाम नहीं करना, धूम्रपान या नस्ली चीजों का आदी होना, किसी चीज का एडिक्ट हो जाना। तो ये हमारी लाइफ का एक पार्ट हो रहा है। और अगर ये सभी हमारे लाइफ स्टाइल में इंक्लूड हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, तो डेफिनेटली व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अगर खराब है तो उसका व्यक्ति का हेल्थ भी खराब होगा। तो हेल्थ को सही रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी कि व्यक्ति को लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर उसको संतुलित आहार लेना चाहिए, आहार कम मात्रा में लेना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके लेना चाहिए। व्यक्ति को कितना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए, शुद्ध हवा का प्रयोग लेना चाहिए, साथ ही अपने जीवन के अंदर योगा को, एक्सरसाइज, स्पोर्ट को इंक्लूड करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि महामुनि हुआ करते थे, उनकी लाइफ स्पान अगर बात हम करें तो कई सालों तक होती थी। इंपॉर्टेंट है कि उनके जीवन में योगा उनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। लेकिन आज एक भागदौड़ के जीवन के अंदर हमने आज हमारे जीवन में इतने संसाधनों को जुटा लिया, खास तौर की बात हम करें जिसने मानव के जीवन शैली को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। तो एक को हम कहते हैं कि साइंस हमें तरक्की क्यों लेके जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो साइंस के संसाधनों का हम यूज ना करके मिसयूज कर रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब हो रही है। ओके, जिसके हम लोग कई डिजीज से समय से पहले ग्रसित कर पा रहे हैं, हो पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि हमारी जो लाइफ स्पान, जीवन काल है, वो घट रहा है। और सीधी बात है, जो ओल्ड एज की जो कैरेक्टर्स आने, फीचर्स आने चाहिए, वो हमारे प्रौढ़ अवस्था में आ रहे हैं। प्रौढ़ फेज की जो कैरेक्टर आने चाहिए वो एडोलेसेंस फेज में आ रहे हैं। बच्चों में बालों का सफेद होना, आंखों का कमजोर होना, चश्मा, मोटे मोटे ग्लासेस के चश्मे, गोगल या चश्मों लग जाना। तो ये क्या डिजीज, छोटे बच्चों डायबिटीज हो जाना, तो ये मोटापा, ओबेसिटी आ जाना। तो ये अगर बात हम कर सकते हैं द कंप्लीट फेलियर ऑफ द लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल का फेलियर। ओके, अब बात आती है स्वस्थ शरीर के लिए यानी ह्यूमन हेल्थ को या संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को या हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे मैं बेसिक चीजें बताऊंगा। सबसे पहला तो व्यक्ति को अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए। हालांकि मैं इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जो टॉपिक आप लोगों को, ये टॉपिक आप लोगों के लिए एक आरबीसी या सीबीसी का टॉपिक नहीं है, ये यू कह सकते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट फॉर योर सिलेबस बट योर होल लाइफ। तो ये आपकी होल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का। और लाइफ स्टाइल में बता दिया संतुलित आहार, अभी मैंने आपको बता दिया बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट को यूज करना चाहिए। साथ ही बैलेंस डाइट के साथ साथ हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें प्योर यानी शुद्ध वाटर का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध एयर का प्रयोग और शुद्ध हवा कब मिलेगी सर, जब हम लोग जितना ज्यादा फॉरेस्टेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग वनों की कटाई ना करके वनों को जितना ज्यादा लगाएंगे वो ज्यादा हमें प्योर एयर मिलेगी। उसकी कंडीशंस 2020-21 में हम लोगों को ये समझ में आ गई कि किस प्रकार आज लोग ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, जो हम लोग पैंडेमिक डिजीज से गुजर रहे हैं। तो आज हम लोगों को रियलाइज हो रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द प्योर एयर, क्योंकि इसी एयर में से हम लोगों को क्या मिलती है, O2 मिल रही है। तो मैंने ये नहीं कहा कि एयर में ऑक्सीजन कम हो रही है, ये तो क्या है इंपॉर्टेंट कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति अगर योगा नहीं करेगा तो उसके लंग्स से, इंटरनल जो ऑर्गन्स है, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसे, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करना है, तो उसके लिए हम लोगों को योगा या एक्सरसाइज, ओके, एक्सरसाइज है या जीवन में योगा को या किसी भी स्पोर्ट को, यानी स्पोर्ट्स की बात हम कर सकते हैं या फिर डांस हम लोग कर सकते हैं, ये चीजों को जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ हमें हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान दें, रोजाना स्नान करना चाहिए, नाखून को काटना चाहिए, ब्रश करें, और सबसे बड़ा रोजाना नीट एंड क्लीन कपड़े पहने। इसके साथ साथ हम लोगों को
ये तो हम लोगों ने बता दिया। इसके साथ साथ हमें सार्वजनिक साफ सफाई करते हैं, नाली है या जो हमारा जलाशय है या मलकुंड है, आसपास तालाब है, उनकी नींव में साफ सफाई होनी चाहिए। या हमारा जल का जो स्रोत है, जो टंकियां होती है, उनकी नींव में साफ सफाई होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में नहीं जाना चाहिए। ये मैं आप लोगों को, अब मैं वो कौन चालू कर सकूं कि व्यक्ति को संक्रामक रोगों के निदान के लिए या संक्रामक रोगों के संक्रमण को रोकथाम करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो मैं वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में नहीं जाए, मास्क का प्रयोग करें, संक्रमित व्यक्ति के काम आने वाली या यूज की गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। जूठे बर्तन है, उसके कपड़े हैं, उसके रुमाल है या कोई भी चीज उसका यूज नहीं करें। संक्रमित व्यक्ति को प्रशिक्षक यानी एक्सपीरियंस डॉक्टर या फिर क्लिनिक में दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है टीका, पूरे परिवार का हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ध्यान दो, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जिसका इंपॉर्टेंस आज आप समझ रहे होंगे। कोरोना, तो मैं सिर्फ कोरोना को लेकर नहीं कर रहा, कोरोना से भी डेंजर डिजीज ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, जिसे हमें अवॉइड, जिन्हें हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जैसे कोरोना एक यू कह सकते हैं कि बहुत ही हार्मफुल और बहुत ही डेंजरस डिजीज है, वैसी कई डिजीज और है जिनसे ह्यूमन बीइंग लड़ता आ रहा है। तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, पूरे परिवार का प्रतिरक्षीकरण होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ हम लोगों को सबसे जो बेसिक चीजों का जो मैंने अभी आपको बता दिया वो ये कि खाना खाने के पहले हाथों को प्रॉपर, दिन में यू कैसा हाथों को ढंग से प्रॉपर तरीके 20 से 30 सेकंड तक प्रॉपर साबुन या हाथों को मलकर धोना चाहिए। खाने को ढककर रखना चाहिए और स्टफ फूड का यूज नहीं करना चाहिए। और मैंने बता दी लाइफ स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डाइट का, हमारे आहार का। तो आहार हम लोगों को टुकड़ों में लेना चाहिए और जितने शरीर की नीड है, जितना हम लोग एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आहार को इंटेक करना चाहिए, जिसको हम लोग छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम लोग बात करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यू कैन डिवाइड योर कंप्लीट डाइट 4 to 5 पार्ट्स, 4 से 5 भागों में बांट सकते हैं। ओके, इसमें किसी भी युग हार्मफुल चीज की बात हम कर रहे हैं, जो फास्ट फूड की बात हम कर सकते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए खास तौर पर, क्योंकि इंडिया भी फॉरेन कंट्रीज की तरह आज ओबेसिटी, जो बच्चों में सबसे खतरनाक डिजीज ओबेस, मोटापा, उससे ग्रसित हो रहा है। तो इस वीडियो में ज्यादा लंबा ना करने के लिए मैं चाहूंगा कि इसमें शॉर्ट ही समझाऊं। अब मैंने पूरा बता दी कि ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, स्वस्थ संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सर इसके साथ साथ अब देखो कॉमन सी बात है, ये चीज हमने पढ़ी ली और ह्यूमन हेल्थ कारक कौन कौन, ह्यूमन हेल्थ क्या क्या। अब हम लोग कुछ बेसिक डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके स्टूडेंट, अब मैं पहले बता दूं कि डिजीज को लेकर हम लोग पहले वीडियो बना चुके, व्हाट इज द मीन डिजीज, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सर डिजीज एक्चुअल में क्या है, कि शरीर के अंदर कोई भी अंग या तंत्र, यानी शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र का क्रियाविधि अगर सामान्य ना होकर असामान्य हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र का तालमेल किसी अन्य अंग के साथ, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में कई ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी है, अगर एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्टिव है, तो ऐसे हमारी बॉडी में अंग तंत्र है और एक अंग तंत्र का दूसरे अंग तंत्र के साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल होता है। तो अगर वो तालमेल बिगड़ जाए या शरीर के अंदर किसी हार्मोन का स्राव ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, या शरीर के अंग या कोशिका होने वाली जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो या तो क्या हो जाए, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए, तो ऐसे कंडीशन उस अंग में होने वाली क्रियाएं सामान्य से क्या होने लगेगी, अब नॉर्मल। ये आप लोग पढ़ेंगे, सामान्य से असामान्य, और असामान्य स्थिति को हम डिजीज बोलते हैं। तो बहुत ही कॉमन चीज बता रहा हूं कि मानव शरीर के अंदर किसी भी अंग या अंग तंत्र या ऊतक या कोशिका में होने वाली सामान्य क्रियाओं का असामान्य हो जाना। लाइक अगर बात हम कर सकते हैं कि अगर हमारा हार्ट बीट, हम लोग कॉमन बात है कि हमारा हार्ट कॉमनली 72 पर मिनट है, अगर ये ज्यादा धड़के या कम धड़के, हमारा पल्स ज्यादा आ रहा है, बीपी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, या शुगर की मात्रा घट रही है या बढ़ रही है, तो ऐसे किसी भी पदार्थ की मात्रा घटना और बढ़ना, ये क्या हो सकता है, अब नॉर्मल। ओके, तो डिजीज मैंने बता दी। अब ये भी हम जानते हैं डिजीज जनरली, ये पहले पढ़ चुके, डिजीज 2 प्रकार की होती है, जिसको हम लोग मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात कि यू कह सकते हैं कि कुछ डिजीज जो जिन्हें हम बोल सकते हैं कोजेनेटल भी कह, जन्मजात भी कह सकते हैं, या इनबोर्न भी कह सकते हैं। इनबोर्न जन्मजात, और दूसरी अगर बात हम करें एक्वायर्ड, ये तो आप लोग जानते हो, एक्वायर्ड यानी अर्जित। ये ध्यान दें, इनबोर्न डिजीज और
एक्वायर्ड डिजीज। स्टूडेंट ये हम लोग पहले ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। इनबॉर्न डिजीज जन्मजात है, जिन्हें हम लोग को जेनेटल भी कह सकते हैं, वे डिजीज जो किसी व्यक्ति में जन्म से ही होती है। और जन्म से होने वाली डिजीज या तो किसी आनुवंशिक कारक या फिर उस भ्रूण में होने वाले उपापचयन क्रियाओं का त्रुटिपूर्ण और इनकी पता लगाने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेसिस का सोनोग्राफी का प्रयोग करते हैं, जो हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ उसमें पढ़ा था, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पढ़ा था कुल भेदन क्या है। तो इनबॉर्न डिजीज जो जन्म से ही किसी शिशु में होती है, लाइक हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये कुछ डिजीज है जो व्यक्ति में जन्म से ही होती है, जो या तो जेनेटिकल डिसऑर्डर से होगी या फिर मेटाबॉलिज्म एरर से होगी। यानी मेटाबॉलिज्म जो ड्यूरिंग टू एम्ब्रियोजेनेसिस में अगर उस भ्रूण या फीटस की मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस अगर नॉर्मल ना हो, अबनॉर्मल हो, तो उसमें बनने वाले कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं या कई प्रकार के जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो एरर पूर्व बनते हैं। तो ऐसे में उसके ऊपर डिजीज होती है जिसका फिनाइलकीटोन्यूरिया। एक्वायर्ड डिजीज होती है जो जन्म के बाद होती है। अब एक्वायर्ड डिजीज में दो प्रकार की होती है जिन्हें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो जन्म के बाद होती है, जो आप लोग जानते हैं। एक तो होती है इन्फेक्टियस संक्रामक और एक होती है असंक्रामक। तो अभी हम लोग इन्फेक्टियस संक्रामक और दूसरी कौन सी है असंक्रामक। मुझे अपेक्षा आप समझ रहे होंगे संक्रामक, ओके। और दूसरी कौन सी है नॉन इन्फेक्टियस यानी असंक्रामक। अब इनकी डेफिनेशन हम लोग पहले दे चुके हैं। संक्रामक डिजीज होगी वे डिजीज या वे रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से, ये कोई व्यक्ति है ध्यान दीजिए, अगर संक्रमित है इफेक्टेड है तो संक्रमित व्यक्ति से डायरेक्ट यानी या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये ध्यान से सुन लीजिए। ये इट इज यू कैसे ही इज ह्यूमन बीइंग और ही इज अनदर ह्यूमन, ओके। अगर इस व्यक्ति से इफेक्टेड पर्सन डायरेक्ट अगर इसमें दी जा रही है, डायरेक्ट या किसी अन्य फैक्टर या अन्य फैक्टर से अगर इसमें जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अन्य व्यक्तियों में पहले तो संक्रामक और वह रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, जैसे लाइक है अगर बात हम कर सकते हैं एलर्जी की बात हम कर सकते हैं, मोटापा ऑब्वियसली बात हम कर सकते हैं, कैंसर की बात हम लोग कर सकते हैं। ये वो डिजीज है जो पोषक तत्व की कमी से हो सकता है। जैसे विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, हम लोग सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से अगर रतौंधी डिजीज होता है, विटामिन बी से बेरी रोग है, पेलेग्रा है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, सी की कमी से स्कर्वी है। तो ये वो डिजीज है जो असंक्रामक, कैंसर है और अभी महंगापन जो मैंने बता दिया हम लोग, यू कर मोतियाबिंद, ये एक्चुअली ये वन टू अनदर पर्सन है, यू सर्वाइव नहीं होती, डिस्पर्सल नहीं होती। तो ये तो अभी हम लोग बेसिकली यहां पर क्या करेंगे, कुछ संक्रामक या कुछ मानव में होने वाली कुछ सामान्य डिजीज का अध्ययन करेंगे। और इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन में डिजीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो डिजीज के फैक्टर तो मैंने बता ही दिए, लेकिन डिजीज के बहुत से कारक हो सकते हैं या डिजीज होने के अगर बात हम कर सकते हैं, पोषक तत्व भी हो सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं, आनुवंशिक कारक हो सकते हैं, मेंटल यानी मानसिक मेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई जैव रासायनिक पदार्थ है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स हैं, एंटीजेंस हैं, ये कई ऐसे फैक्टर्स है, कई ऐसे पदार्थ हैं या कारक हैं जो ह्यूमन डिजीज या ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक डिजीज का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सर स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ संक्रामक डिजीज का हम जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करें, और वो भी कौन सा इन्फेक्टियस संक्रामक डिजीज, संक्रामक डिजीज पढ़ रहे हैं। और एक मैं बता दूं, एक संक्रामक रोग में सामान्य क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी सभी संक्रामक रोगों में यानी सामान्य जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं, क्योंकि कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनके कैरेक्टर क्लियरली विजुअल होते हैं और कुछ एक यू कह सकते हैं काफी लंबे समय के बाद विजुअल होते हैं। लाइक अगर बात हम करें एस्टरी डिजीज, अगर बात हम करें तो एस्टरी डिजीज भी संक्रामक है। और एस्टरी डिजीज ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी रोग का कोई ना कोई रोगजनक होता है। और रोगजनक हम जान सकते हैं सर, रोगजनक ए ऑर्गेनिज्म व्हिच कोज्ड, यानी कॉमन सी बात है जो किसी न किसी रोग का एक्चुअल में कारक होता है। तो ऐसे कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, रोगजनक। यानी आप समझ में पा रहे होंगे कि वे सूक्ष्म जीव या कारक जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, सर्वाइव द डिजीज, द कॉल्ड पैथोजेंस। बहुत सिंपल है ये पैथोजेंस, मे बी सेवरल टाइप्स और इनके लिए अलग टाइप यूज कर सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया अगर बात हम करें, जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, प्रियोन्स हैं, वायरोड्स हैं,
और प्रोटोजोन्स है, हेलमिंथेस हो सकते हैं, हेलमिंथेस मतलब प्लेटिहेलमिंथेस या एस्केलेमिंथेस और फंगस। तो देयर आर सेवरल पैथोजेंस और ऑलमोस्ट ऑल पैथोजेंस आर पैरासाइट्स, यानी ज्यादातर क्या होते हैं, ये जो पैरासाइट्स क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। जितने पैथोजेंस होते हैं, जितने भी पैथोजेंस, पैथोजेन इसमें आप समझ रहे होंगे रोगजनक जो होते हैं वो ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं। अभी हम लोग कोरोना की बात हम करें तो कोरोना एक पैरासाइट की बात हम लोग करें, क्योंकि वायरस तो क्या पैरासाइट होते ही होते हैं। तो और अब बात हम कर सकते हैं इन पैथोजन से होने वाली डिजीज, अगर इनका संक्रमण किनसे हो सकता है, तो संक्रामक रोग इन रोग जनकों के आधार पर कई प्रकार हो सकते हैं। कि अगर हमारा रोग जनित जीवाणु है तो जीवाणु जनित रोग, आप समझ पा रहे होंगे, यानी बैक्टीरिया कोज्ड डिजीज। ओके सर, बैक्टीरिया कोज्ड डिजीज हो सकते हैं। वायरल विषाणु जनित रोग है, कर्मी जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, फंगल डिजीज है। ये डिजीज के प्रकार हो गए अकॉर्डिंग टू देयर पैथोजेंस के अंदर। ओके, तो यहां पर हम लोग कुछ इन्फेक्टेड डिजीज के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेजा। थोड़ा सा वीडियो जहां बन रहा है, हेजा, और हेजा को लोग क्या बोलते हैं, कोलेरा। ओके स्टूडेंट, कोलेरा। अब देखो किसी भी डिजीज को हम लोगों को स्टडी करने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि हेजा क्या है। तो हम जानते हैं हेजा एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग, ऐसा लिखेंगे आप सभी, यानी यूं कह सकते हैं कोलेरा इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्टियस डिजीज, जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। और मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा कि आप इसको इस प्रकार करें, क्योंकि जब तक आप किसी डिजीज में उसका मीन नहीं बताएंगे तो वो आपको ढंग से, और मैंने बता दिया कि कोई ना कोई डिजीज का कोई ना कोई रोगजनक होता है। तो हेजा एक्चुअल में बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित। अब सेकंड नंबर पर हेजा, यानी अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रोगजनक। किसी भी डिजीज को ऐसे याद करेंगे, रोगजनक मतलब पैथोजन। स्टूडेंट्स, और मैंने बता दिया पैथोजन क्या चीज है, यू कह सकते हैं ए ऑर्गेनिज्म व्हिच सर्वाइव, आप समझ पा रहे हैं, जो यू या ओरिजिनेट ए डिजीज, यानी एक ओरिजिन को उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। तो अब रोगजनक, इसका रोगजनक कौन है, यानी हेजा पढ़ रहे हैं तो इसका रोगजनक है विब्रियो कोलेरी। कौन है, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी। बस ऐसे याद करें, हर डिजीज का नाम, उसके रोगजनक का नाम, सेकंड उसका आ जाएगा एजेंट। एजेंट यानी इस रोग का संक्रमण, यानी इस रोग का संक्रमण यू कैसे होता, कैसे एक व्यक्ति से कैसे हो सकता है, तो मैंने बता दिया संक्रमण क्या होंगे, जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फैलते हैं। तो अब इस रोग का जो संक्रमण है, तो सर कॉमन सी बात है, ये कैसे हो सकता है, इफेक्टेड, यानी इफेक्टेड फूड से, यानी हेजा जो होगा वो संक्रमित, या फिर क्या बोलेंगे, दूषित भोजन से, दूषित दूध से, दूषित सब्जी से, या दूषित पानी से। अब आप बोलो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दूषित, की क्या बोल रहे हैं, तो सर दूषित यू कह सकते हैं, इफेक्टेड कह सकते हैं, या इनफेक्टेड, ऐसा पानी या दूध या सब्जी या भोजन जिसमें कोई रोगजनक या कोई रोगाणु अगर उसमें पाया जाता है। ओके सर, अगर ए ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए फूड या वाटर एंड वेजिटेबल एंड मिल्क, तो दीज आर कॉल्ड इफेक्टेड या इनफेक्टेड वेजिटेबल्स, यानी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दूषित भोजन। तो दूषित भोजन, दूध, सब्जी आदि, और इनको दूषित करता कौन है, सबसे पहले हम जानते हैं घरेलू मक्खी। सर आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि घरेलू मक्खी एक्चुअली जो मस्का डोमेस्टिका होती है वो ज्यादातर गोबर या गंदगी या नाली आदि में पड़े रहने देती है। तो वो वहां से एक्चुअली क्या करती है, वहां से उड़कर जब हमारे फूड पर या हमारे खाद्य सामग्री पर बैठती है, तो ये उस जगह गंदगी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस है, उनको यहां से लाके हमारे फूड पार्टिकल्स में क्या कर देती है, छोड़ देती है। आप समझ पा रहे हो, इसीलिए भोजन को ढक कर रखना चाहिए, उबाल कर खाना चाहिए, हाथों को ढंग से मल कर धोना चाहिए, ये तो बात बता रहा हूं आपको। तो दूसरी भोजन आदि से, यानी आप समझ गए होंगे, इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है जो व्यक्ति में, अब इस रोग कब होगा, जब इस व्यक्ति के अंदर ये बैक्टीरिया जब जाएगा, ये विब्रियो कोलेरी, और ये विब्रियो कोलेरी में होगा, तो इनके माध्यम से वो मानव शरीर में जा रहा है। अब इस डिजीज के सिम्टम्स की बात हम कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स की बात हम ध्यान से, लक्षण क्या होगा सर, बहुत बता रहा हूं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, यानी इस रोग से ग्रसित ज्यादातर कौन ग्रसित होते हैं, किसी उम्र के हो सकते हैं, ज्यादातर इससे जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड होते हैं, ये ओल्ड एज यानी ज्यादा ग्रसित होते हैं, लेकिन ये किसी रोग, किसी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होगा पेट में दर्द, ये आप ध्यान सुन लें, पेट में दर्द होगा,
यानी स्टोमक एक होगा। सबसे बड़ी पे बुखार, फीवर आएगा, फीवर तो आएगा फीवर है। और सबसे पेट में मरोड़ होना, एटन होना और लगातार उसको वोमिटिंग, ये ध्यान देंगे, उल्टी और दस्त होना, ये ध्यान दोगे, उल्टी और दस्त। और जो उल्टी और दस्त होंगे वो चावल का जो चावल का पानी आता है उसकी तरह। तो लगातार उल्टी दस्त होने, बुखार आने से व्यक्ति के अंदर होगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो व्यक्ति की एलिमेंट्री कैनाल के स्टोमक में या इंटेस्टाइन में जाकर सर्वाइव करता है और 2 से 3 दिन में अपना इफेक्ट दिखाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है आप देख पा रहे हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। साथ ही उस व्यक्ति या उस बच्चे के अंदर लगातार उल्टी दस्त होने से उसमें जल की कमी होती है, जिसे आप लोग यहां लिखेंगे डिहाइड्रेशन। यानी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है उसके शरीर में पानी की और जो साल्ट है, शुगर है, लवण, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे अगर तुरंत इलाज नहीं मिले तो बच्चे व्यक्ति की तुरंत डेथ भी हो सकती है, ध्यान दीजिए। तो इसका कई कारण हो सकते हैं। और हैजा को लेकर मैं बता दूं कि हैजा ज्यादातर उन जगह ज्यादा फैलता था जहां पर ज्यादा आबादी सर्वाइव करती है। इंडिया की बात हम कर सकते हैं, और वहां पर खास तौर पर जहां मेले लगते हैं और वहां बस खाद्य सामग्री विषय को सावधानी रख रहे हो, ढंग से रखा नहीं जा सकता। या फिर जब बाढ़ का पानी है, जब बाढ़ आती है या कोई नेचुरल डिजास्टर आती है, तो बाढ़ का पानी जब धीरे धीरे उतर कम होता है तो वहां पर हैजा जैसी पेंडेमिक एपिडेमिक डिजीज फैलने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन आज तो हैजा का हम लोगों ने क्या वैक्सीनेशन भी कर चुके हैं। ओके सर, तो वैक्सीन हो चुका बन चुका है। तो सबसे बड़ी बात ये सारे मैंने कारण बता दिए, लक्षण बता दिए। अब इनका उपाय क्या करना चाहिए, साफ सफाई का, खाने को ढककर रखना चाहिए जो कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत तो जो साफ सफाई रखनी चाहिए, घर के अंदर कीटनाशक आदि का छिड़काव, घरेलू मक्खियां आदि को पनपने नहीं देना चाहिए। और शादी समारोह, मेले आदि में यूं खाद्य सामग्री बनाने का लेकर विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए। साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, पानी को उबाल कर छान के पीना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो बात है टीकाकरण, यानी छोटे बच्चों में टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। तो ये खास तौर पर ज्यादा वहां पे जैसे हम लोग अमरनाथ यात्रा या हमारे जो मेले, कुंभ की बात हम कर सकते हैं, तो कुंभ का मेला हो गया जब हजारों लाखों लोग जाते हैं, हज यात्रा हो गई, तो ऐसी जगह इनके फैलने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये हैजा मैंने आपको बताया, तो ये आप लोग कर पाएंगे, अपेक्षा करता हूं। अब इस वीडियो में मैं ज्यादा ना कर, सेकंड जो एक डिजीज लेता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा होना भी ठीक है। अब सेकंड डिजीज अगर हम लोग बात हम कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग टाइफाइड। टाइफाइड, अब देखो सर, टाइफाइड वही, ये भी एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, क्योंकि ये जीवाणु होते हैं। इस रोग का रोगजनक जो एजेंट है, यानी एजेंट कह सकते हैं या इसका पैथोजन कह सकते हैं, एक ही बात है, वो है साल्मोनेला टाइफी। ये ध्यान से सुने, साल्मोनेला टाइफी। ओके सर, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से फैलता है। इसका संक्रमण भी ठीक उसी प्रकार से, वही खाद्य सामग्री, दूषित जल। ओके सर, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति अगर किसी में रोग है तो उसके व्यक्ति के द्वारा मल त्याग करने से ये बैक्टीरिया मर्दा आदि में आता है, और उसी मर्दा के अंदर हम लोग खेती करते हैं, या वो मर्दा का पानी बरसात में बहकर जलाशय में जाता है, उसी जलाशय के पानी को हम लोग पीते हैं, तो कौन सी रोग होगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस रोग का संक्रमण या रोग, वहां का जो रोग संक्रमण है वो घरेलू मक्खियां हैं या कॉकरोच हमारे रसोई के अंदर होते हैं। क्योंकि कॉमन सी बात बता दूं, साल्मोनेला जो टाइफी यानी टाइफाइड डिजीज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक रसोइया जिसका नाम मेलेन टाइफी था, उसको हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं, उसके नाम से रखा क्योंकि वो रसोइया थी जो अपने जीवन काल में उसने कई लोगों को इस डिजीज को सर्वाइव करने में मदद की थी। इसके नाम से ही, यानी उसी व्यक्ति लेडी के नाम से ही इस डिजीज को क्या बोला गया, टाइफाइड, और उसके बैक्टीरिया का नाम क्या, साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो इसका संक्रमण ज्यादातर घरेलू मक्खियों से, कॉकरोच से, खाद्य सामग्री से, दूषित भोजन से, क्योंकि ये गंदगी में जाकर इस बैक्टीरिया को हमारे खाद्य पार्टिकल पर लाकर छोड़ती है, जिससे हमारा खाद्य पार्टिकल क्या होता है, दूषित होता है, जिसको पीने से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में संक्रमित करता है। इस रोग का लक्षण क्या होगा, सिंपल सी बात है, इस रोग को लेकर तरह तरह की अवधारणा होती है, तरह की हमारे भारत के अंदर तरह तरह की अफवाहें होती है कि इसके झाड़ा होता है, ऐसा होता है, लेकिन मैं प्रॉपर आज के युग में आपको बताना चाहूंगा कि इस रोग का लक्षण क्या क्या होंगे। इस रोग के जो लक्षण मैं बता दूं, पेट के अंदर दर्द होगा, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री कैनाल को ही डैमेज करता है। पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, एटन होना, कब्ज होना और फीवर आना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फीवर, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू
04 फ़ारेनहाइट तक, ये सेल्सियस में फ़ारेनहाइट इतना बुखार आता है और लगातार ये बुखार बना रहता है पहले वीक में, सेकंड वीक में, और एक बार डे बाय डे इसमें बुखार का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज है, सॉरी इंक्रीज होगा। तो लगातार बुखार बना रहना, बुखार का न उतरना, हाथ पैरों में दर्द होना, ऐंठन होना, मरोड़ होना, भूख नहीं लगना, और सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना। ओके सर, और मल के साथ आव आना या ब्लड आना, ये इस डिजीज के लिए। और अगर इसका इलाज नहीं हो तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो हमारी आहार नाल है, यानी ये तो हमारा स्टोमक है, एलिमेंट्री कैनाल जो आंत है, उस आंत नाल के अंदर क्या हो सकते हैं, फोरस भी हो सकता है, छिद्र भी हो सकते हैं, और छिद्र होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर अब इसका इलाज, ये प्रॉपर इसका इलाज लेने का मतलब है कि पैसे डॉक्टर दिखाना चाहिए, टीकाकरण तो है ही है इसका बचाव, लेकिन प्रॉपर इलाज लें और एंटीबायोटिक का यूज करके समय पर इलाज किया जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इस रोग की रोकथाम के लिए वही मैंने बता दिया आपको, व्यक्तिगत तो सार्वजनिक साफ सफाई का, घरेलू मक्खियों कोकरों आदि को पनपने देने से रोकना है, भोजन को ढक कर रखना चाहिए, भोजन को उबाल कर या भोजन को हमेशा खाना खाने के पहले हाथों को ढंग से ठीक प्रकार से धोकर ही हमें हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे टॉयलेट्स हैं, रसोई है, घरेलू है और आसपास जो नाली, इनको साफ सफाई करते रहना चाहिए। तो ये काफी चीजें मैंने बता दी। और इस रोग का बचाव अगर है वो है वैक्सीनेशन, यानी हम इसका टीका लगाना चाहिए। और इसका टाइफाइड की बात हम कर सकते हैं, तो टाइफाइड की जो टाइफाइड का जो टैब वैक्सीन बोलते हैं, टैब वैक्सीन लेकर भी हम इस रोग से बचाव कर सकते हैं।